जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने उत्तराखंड के जातियों की, उपजातियों की। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। उनमें कुछ उपजातियां हैं जैसे भूटिया, जौनसारी, थारू, बाक्सा, राजी। इस तरह से काफ़ी सारी उपजातियां हमारे उत्तराखंड में रहती हैं। आज हम विशेषतः बात करेंगे भूटिया लोगों पर। जो भूटिया जो लोग होते हैं, इस जनजाति के लोग घुमंतु हम इनको कह सकते हैं। पूरे घुमंतु तो ये नहीं होते, अर्ध घुमंतु कहते हैं, क्योंकि ये 6 महीने एक जगह पर और 6 महीने एक जगह पर रहते हैं, यानी शीतकालीन जगहों पर ही ये लोग रहते हैं। भूटिया लोग अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। ये लोग अलग अलग राज्यों में भी रहते हैं, जैसे कश्मीर और लद्दाख में इनको भूटा कहा जाता है, हिमाचल और किन्नौर में इनको भोट कहा जाता है, पिथौरागढ़, नेपाल, तिब्बत में इनको भूटिया कहा जाता है। जो भूटिया लोग होते हैं, जैसे और जातियों में हिंदू की जितनी भी और जातियां हैं, उन सब जातियों में ब्राह्मण होते हैं, राजपूत होते हैं, क्षत्रिय होते हैं और इनमें उपजातियां होती हैं। वैसे ही जो भूटिया वर्ग होता है, इसमें भी बहुत सारी उपजातियां हैं। इनकी उपजातियों में मारछा, तोलछा, जोहारी, शौका, दरमिया, चौंदासी, ब्यासी, जाड़, जेठरा और छापड़ा इत्यादि काफ़ी सारी उपजातियाँ इनकी होती हैं। पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी ज़िलों में जो इनके उत्तरी भाग हैं, उनमें भागीरथी, विष्णुगंगा, नीति, जाड़गंगा, ब्यास, जोहार, चौंदसी, जितनी भी ये नदियाँ हैं, इन नदियों के किनारे और ऊंचाई वाली जगहों पर ही ये लोग रहते हैं। वहाँ पर इनके करीब 291 गांव हैं। अब भूटिया की जो उपजाति के लोग होते हैं, वो कौन कौन से राज्य में या कौन कौन से ज़िलों में रहते हैं। जैसे उत्तरकाशी में, हमारे उत्तराखंड में ही उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी में अंगर हो गया, जांदूंग हो गया, नेलंग हो गया और जाड़ भूटिया हो गया। चमोली में माड़ा हो गया, मलारी हो गया, नीति हो गया, टोला हो गया, मरतोली हो गया, मोरच्छा हो गया व तोलच्छा। पिथौरागढ़ में डुंग, मिलम, तोड़ांग, जोलिंग और कोंगपुरी। अब मेन आता है कि ये भाषा बोलते क्या हैं, कौन सी भाषा में लोग बात करते हैं। ये लोग ज़्यादातर तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं और तिब्बती बर्मी भाषा से जुड़ी करीब 6 भाषाओं का ये लोग प्रयोग करते हैं आपस में बोलने चालने के लिए। अब बात करते हैं इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, इनके शरीर की बनावट कैसी होती है। इनका जो कद होता है थोड़ा छोटा होता है, सिर बड़ा होता है, आँखें छोटी होती हैं, नाक चपटी, वर्ण इनका गोरा होता है। इनके शरीर में जैसे हम चाइनीज़ लोगों को देखते हैं ना, या फिर नेपाल से आए हुए लोगों को देखते हैं कि शरीर में बालों की कमी होती है, वैसे इनके शरीर में बालों की कमी होती है। और जो भी शरीर में जो इनके बाल होते हैं, उसका रंग भूरा होता है। भूटिया लोग जो होते हैं, ये 2134 मीटर से लेकर 3648 मीटर की ऊंचाई वाली जगहों पर ही ये लोग रहते हैं। ये लोग उस जगह को ज़्यादा प्रीफर करते हैं जहाँ पर चारागाह रहता है, क्योंकि चारागाह को इनको पसंद करने की वजह ये है क्योंकि ये भेड़, बकरियां, गाय, इस तरह के जानवरों को ही ज़्यादा पालते हैं। अब बात करते हैं कि कहाँ पर ये लोग रहते हैं, किस तरह से ये लोग रहते हैं। ये लोग जहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ पर एक छोटा गांव सा बना लेते हैं। ये उस गांव को गुंडा या मुंसा कहते हैं, ये उन्हीं में रहते हैं। इनके जो घर की जो आकृति होती है, इनके घर के दरवाजे छोटे होते हैं और जो इनका सामाजिक रहन सहन होता है, अपने से बड़े आदमियों का बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता है इनका, वह उसके घुटनों तक सर ले जाते हैं, तब उनको दंडवत प्रणाम किया जाता है। और इनके जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो उनको प्रणाम कर रहा होता है, उसको ये लोग उसके गाल सहलाकर अपना आशीर्वाद व्यक्त करते हैं उस पर। साथियों, अब बात करते हैं इनके परिधान की कि ये पहनते क्या हैं। इनके जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं, वो अधिकांश घुटनों तक का काला कोट या फिर कोट पहनते हैं, जो ऊन से बना हुआ होता है।
अब जाहिर सी बात है कि वो लोग ठंड में रहते हैं तो ऊनी कपड़े ही ज़्यादा पहनेंगे। ऊनी कपड़ों के लिए ये भेड़ पालते हैं और ऊनी कपड़े ही इनका मुख्य व्यवसाय भी है, यानी वो इस भेड़ की जो ऊन को बेचते हैं वही इनका मेन व्यवसाय भी कहलाया जाता है। जो औरतें होती हैं वो एक पूरी बाजू वाला, यहाँ तक पूरी बाजू वाला एक मैक्सिनुमा एक ड्रेस पहनते हैं, उसको ये अपने वहाँ पर चुमाला कहते हैं या फिर चूकला कहते हैं, इस तरह से कोई भाषा में ये लोग बोलते हैं, उस तरह से ये परिधान पहनते हैं। आभूषण इनके, जो इनकी लेडीज़ें जो आभूषण पहनती हैं वो पूरे भरा पूरा रहता है, काफ़ी वज़नदार रहता है। अब बात करते हैं उनके पहनावे की। इनमें जो पुरुष वर्ग होता है वो घुटनों तक एक कोट पहनते हैं, वो गैजू या खगचसी जो कि एक ऊनी पजामा होता है उसको पहनते हैं। चुंगटी और कई जगह पर उसको चकुल भी बोलते हैं, वो टोपी होती है, जूता पहनते हैं। इनकी स्त्रियां जो होती हैं वो चुमाला यानी पूरी बाजू वाला एक मैक्सिनुमा चीज़ होती है, एक मैक्सी टाइप होता है। च्यों आधी बाह का मैक्सी वाला वस्त्र होता है, उसको च्यों बोलते हैं। एक बोलते हैं उसको चूकला। चूकला होता है टोपी जो वहाँ के लेडीज़ें पहनते हैं। एक होता है जैख्यू, वो कमर में बांधने के लिए होता है, लेडीज़ें उस चीज़ से अपने कमर को बांधती हैं। इनकी जो लेडीज़ें होती हैं वो पूरी तरह से अपने आप को आभूषणों से भर के रखती हैं। इनकी जो लेडीज़ें होती हैं वो अंगूठी पहनती हैं। एक सिर में लगाने वाला एक आभूषण होता है, उसको ये अपनी भाषा में बीरावली बोलते हैं। एक छाकरी होती है, एक चांदी के सिक्कों की माला भी ये लोग पहनते हैं। एक हंसुली बोलते हैं, खोंगली बोलते हैं, हंसुली बोलते हैं, और मूंगे की माला जो होती है वो लोग ये धारण करते हैं। ये काफ़ी, और कलाई में भी और ठोड़ी में भी ये लोग छेद कर देते हैं ताकि उनमें भी ये लोग कोई चीज़ पहन सके। अब बात करते हैं कि खाते पीते क्या हैं। खाने पीने की अगर हम बात करें तो ये लोग चावल या फिर मडुआ जो होता है काले रंग का छोटा सा दाना होता है, उसको आटा बनता है उसका, रोटी में भी उसको अधिकांश प्रयोग किया जाता है। गेहूं के आटे के साथ उसको मिक्स करते हैं अधिकांश पहाड़ी लोग, और वो आटे को कहते हैं कि वो थोड़ा गर्म भी होता है, शीतकालीन जगहों पर उस आटे का प्रयोग ज़्यादा। और जौ, मडुआ और गेहूं, सत्तू, इन सब चीज़ों को मिलाकर ये पीसते हैं उसको ये लोग शिल्दू बोलते हैं। दाल और सब्ज़ी जब भी बनाते हैं उसको ये छामा बोलते हैं। वो मांस भी ये लोग खाते हैं। मांस को ये शीतकाल के लिए यानी सर्दियों के लिए लोग सुखा कर रखते हैं मांस को। ये दूध, मक्खन, चाय पत्ती, नमक और एक पेड़ की छाल होती है, उसको आपस में मिलाकर गर्म कर देते हैं और उसको मथते हैं। मथने के बाद एक पेयजल तैयार होता है, वो उसको ये पीते हैं। और कभी कभी ये लोग शराब का भी उपयोग करते हैं। शराब का उपयोग ये तभी करते हैं जब इनके घर में कोई मेहमान आ जाए या फिर कोई ऐसी या फिर कोई इनके घर में फंक्शन हो, तब ये शादी विवाह वगैरह वगैरह उसमें ये लोग शराब का प्रयोग करते हैं और फिर आराम से नाचते गाते हैं, चैता की चैत वाला डांस करना शुरू। तो अब इनका मेन, इनमें एक चीज़ काफ़ी अच्छी होती है, ये लोग अपने से बड़े लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि इनमें जो शादी विवाह होते हैं वो कैसे होते हैं। शादी विवाह के लिए इनमें जो एक पत्नी की प्रथा है, ये लोग दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम लोगों को यानी कि हमारे पूरे करीब भारत में पहले बाल विवाह हुआ करता था, लेकिन इनके उसमें शुरू से ही बाल विवाह प्रथा एकदम ख़त्म है बिल्कुल। अब बात करते हैं इनके मनोरंजन के साधन की। अब आज की तरह इनके पास कोई टीवी नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है ऐसा कि जिससे मनोरंजन कर सकें। इनका मेन वाद्य यंत्र होता है हुड़का। ये हुड़का बजाते हैं और चारों तरफ से लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के ऐसे कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर ये लोग गाते हैं।
हुड़का बजता है। जब ये लोग गाते हैं तो उसमें एक को बोलते हैं तुबेरा, वो रशिया गीत होता है। दूसरे को बोलते हैं बाजू, वो वीर प्रधान रस की कविता होती है। और एक होता है तिमली, वो सामाजिक विषयों पर वो गाना होता है, यानी समाज में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उस तरह से ये उसको एक संगीत में बांध कर उसके बाद उसको ये गाते हैं। इनका जो जानवर होते हैं उनकी देखा भाली करने के लिए ये भगवान की पूजा करते हैं कि वो सकुशल रहें। वो जिन भगवान की पूजा करते हैं उनमें भूमि का देवता भूमियाल आता है, ग्वाला आता है, बैंग रैंग चिम आता है, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत, हाथी पर्वत और भी काफ़ी सारे देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं। वैसे ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के होते हैं। इनका जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो कृषि पर, पशुपालन, व्यापार और ऊनी दस्तरी पर आधारित होती है। ये जो खेती करते हैं, ये पहाड़ों में जो खेती होती है, सीढ़ीदार खेती होती है, उसी में ही ये खेती करते हैं। जो इनके व्यापार करने का पहले का तरीका था वो तिब्बत के साथ भी ये लोग व्यापार करते थे, लेकिन उस टाइम पर एक जो इनकी व्यापार करने की एक प्रथा थी, जैसे आज भी काफ़ी सारी जगहों पर हम देखते हैं कि हम यहाँ से अगर कहीं माल भेज रहे हैं ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो हम उसमें एक कोड लिख देते हैं, उस सामान में एक कोड लिख देते हैं। अगर मान लिया मैंने यहाँ से उत्तराखंड के लिए, यानी दिल्ली से मैंने उत्तराखंड के लिए अगर कोई सामान भेजना है और अपने नाम का सामान भेजना है, तो मैं यहाँ अपने जितने सारे बक्से हैं, मेरे बक्से, उन बक्सों में मैं लिख दूँगा BHA 123, यानी वो मेरा कोड हो गया। और जिसको मैंने सामान डिलीवर करना है मैं उसको बता दूंगा कि मैंने उस बक्से पर BHA 123 लिख रखा है। अब वो ट्रांसपोर्ट पर जाएगा और कहेगा कि मेरा सामान आया है। लोग पूछेंगे कोड क्या है, वो कहेगा उस बक्से में BHA 123 लिखा हुआ है। अब वो उसको सामान को दे देगा। वैसे ही इनमें भी होता था। ये लोग जब तिब्बत में व्यापार करते थे उस टाइम पर इनका एक कोड होता था। जैसे आज इन्होंने वहाँ भेड़ बेच दी है और वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको जो पैसा है वो 10 दिन बाद दे देंगे, या फिर आज उन्होंने एक ऊन बेच दिया है और वो कह रहे हैं हम आपको जो पैसा है वो 20 दिन बाद दे देंगे। जो ये वहाँ ये लोग बोलते थे कि यार ठीक है, आप 20 दिन बाद दो, 50 दिन बाद दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो बार बार आ नहीं सकते। उसकी जगह पे अगर कोई भी आदमी जाएगा तो उसको पैसा देंगे, लेकिन अगर ये किसी भी आदमी को भेजेंगे तो उस आदमी को कैसे पता चलेगा कि यही आदमी है जिसको मैंने पैसा देना है। उसके लिए ये उस टाइम पर एक पत्थर लेते थे और पत्थर को तोड़ देते थे, यानी पत्थर को 2 भागों में डिवाइड कर देते थे। एक पत्थर का टुकड़ा सामने वाला रखता था और एक टुकड़ा बेचने वाला, यानी एक टुकड़ा सेल करने वाला और एक टुकड़ा आदमी बाय करने वाला रखता था। जो बेचने वाला आदमी है वो उस टुकड़े को अपने घर ले आता था और बाद में जब उस पत्थर के टुकड़े को कोई दूसरा आदमी लेके जाएगा वहाँ, वो उस पत्थर के टुकड़े को उसको दिखाएगा कि जी मैं वहाँ से आया हूँ और ये मुझे पैसा ले जाना है। वो अपने पत्थर के साथ उसका मिलान करेगा। अगर वो पत्थर पूरी तरह से प्रॉपर जोड़ रहा है तब उसको पैसा दे देगा, वरना नहीं देगा। ये उनका कोड वर्ड हुआ करता था और ये कोड वर्ड काफ़ी टाइम से प्रचलित में था। अब धीरे धीरे भूटिया लोग भी अब धीरे धीरे मुख्य श्रेणी में आ गए हैं। मुख्य श्रेणी का मतलब ये है कि विकास की दौड़ में उनका भी अब बहुत अहम योगदान हो गया है। तिब्बत के साथ और जगह अब उनका व्यापार है नहीं। अब वो लोग प्राइवेट नौकरी, कई जगह पे सरकारी नौकरी, काफ़ी सारी चीज़ों में अब उन लोगों ने भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया है और वो लोग भी कर रहे हैं। अब इन लोगों में भी जो पशुपालन की प्रथा है, जो ऊन का, जो और चीज़ों का इनका जो व्यापार है, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है और जो भी इनके गांव हैं वो भी धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। एक जाति अब सिमटती जा रही है। जैसे आजकल पहाड़ों में चल रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने अपना पशुपालन छोड़ दिया है, खेती करना छोड़ दिया है। वो सब लोग शहरों में आ गए हैं और प्राइवेट नौकरी काफ़ी सारे लोग सरकारी नौकरी, काफ़ी सारी जगहों पर इधर उधर फैल गए हैं और अपने जो मुख्य स्थान है ना उसको छोड़ के आ गए हैं। तो मेन ये है कि हमें इन लोगों को वहाँ पर संरक्षित रखना है। इन लोगों को हमें चाहिए कि हम लोग इन लोगों को वहीं पर ही इनका रोज़गार दें। जो इनके ऊन के वस्त्र हैं, जो इनका ऊन है, जो इनके और काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग बनाते हैं, उस चीज़ों को बाई करने के लिए हमें इनके गांव में ही जाना होगा। तभी ये लोग अपने गांव में रहेंगे,
तभी इन लोगों का मन वहाँ पर लगा रहेगा। वरना अगर इनको अपना, जैसे अभी ये लोग दर दर भटकते हैं कि 6 महीने ये एक जगह पे रहते हैं, 6 महीने कहीं और जगह चले जाते हैं, फिर व्यापार के लिए इनको दूसरी जगह खुद ही उनको ले जाना पड़ता है, दूसरे को बेचने के लिए सब चीज़ खुद ही करना पड़ता है। तो उससे अगर हम इनको निजात दिला लें तो ये जाति हमारी धीरे धीरे विलुप्त होने की दिशा से ये जाति उभर सकती है, और अपना जो हमारा प्रकृति का एक नियम है, उस नियम के तहत जो सदियों से चला आ रहा है, हमारी ये प्रथा भी धीरे धीरे चलती रहेगी, और हमें इसको कागज़ों में या पेपरों में याद नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह की नई नई जानकारियाँ हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।